कि देश के 80 करोड़ लोगों को, भाइयों बहनों, मैं मुफ्त राशन दे रहा हूं। आपके इसी बयान में ये बात सामने आ जाती है पढ़े लिखे लोगों को, जो बाइडेन, जर्मनी के चांसलर, सब लोग एजुकेटेड हैं, कोई आर्मी से रिटायर है, कोई किसी से रिटायर है, हर एक को पता है आप बोल क्या रहे हो। सेंस ऑफ ह्यूमर सबका तेज है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि यानी आप बता रहे हो कि भुखमरी और बेरोजगारी से त्रस्त है हमारा देश, और देश की बदनामी इस कदर करा दी उन्होंने विदेशों में जाकर के कि उनको पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। अरे भैया, प्रधानमंत्री नमस्कार। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, भूले से भटके से कोई बात जुबान से निकल जाती है और उसके बाद कमाल हो जाता है। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए तूने हुनर सीखा कहां से। बड़ी बड़ी ऑर्केस्ट्रा पार्टी की तरह जो है विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बड़े बड़े शोज जो हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। भाई, हम तो अपना कॉलर भी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन साहिब की दाढ़ी भी छटी हुई होती है और सब कुछ छटी हुई होती है। अब हमें ठेठ गांव वाले भाई, हम क्या जाने कोई चीज किस तरह से की जाती है। लेकिन गुड मॉर्निंग के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा म्यूनिख यात्रा, म्यूनिख स्पीच और म्यूनिख ऑर्केस्ट्रा पर बात करने आपके बीच आया हूं। कल शाम भी डल सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर रिसर्च कर लेते हैं। सोशल मीडिया के क्या कमेंट आते हैं उसके बारे में सोच लेते हैं। भाई, जरूरी इसलिए कोई मुंह से ऐसा कुछ न टपक जाए कि हमें सजाए जेल ना हो जाए। भाई, जो सोशल मीडिया बोलेगा, जो देश के लोग बोलेंगे, वही तो हमारा दिल बोलेगा। कहिए हाँ कि ना। हाँ बोलिए। हाँ, लगता है साहब जिस तरह से काम कर रहे थे वहां, तो रावल हमारे साहब हैं, हमारे मित्र हैं पत्रकार, तो उनसे आज फोन पर बात हो रही थी। बोले ऐसा लग रहा था कि चुनाव प्रचार जो है म्यूनिख में हो रहा था, अपनी उपलब्धियां भी गिना रहे थे और विदेशों में डंका बजाते बजाते साहब जो थे अति उत्साह में भूल गए कि वो देश की बदनामी करा गए। और देश की बदनामी इस कदर करा दी उन्होंने विदेशों में जाकर के कि उनको पता ही नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। अरे भैया, प्रधानमंत्री मोदी जी कम से कम अपने साथ अच्छे सलाहकार रखा कीजिए। मजाक का पात्र बन गए। विदेशी जो हैं हंस रहे हैं। एक तरफ जहां आप अपने देश में बोलते हो कि हमारा देश भुखमरी का शिकारी नहीं है, सबसे ज्यादा रोजगार हम देते हैं, तो आपने ऐसा क्यों बोल दिया। ऐसा मत बोला करो ना प्रधानमंत्री मोदी जी। भाई दोस्तों, आप सबने सुना होगा प्रधानमंत्री जी का म्यूनिख में दिया गया भाषण, और रंग बिरंगी रोशनियों के बीच वो तेजस्वी चेहरा, उस महामानव का चेहरा जो वाकई में एक देश को प्रेरणा देता है, जिस चेहरे की फोटो लगा करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर चलाया जाता है कि अब देश को लोग पहचानने लगे हैं, विदेशों में भी। जी हाँ, लेकिन वहां बात करते हैं, शुरू करते हैं इमरजेंसी से, और इमरजेंसी से बात करते हैं, लेकिन खुद ने इमरजेंसी लगा रखी है, उस पर बात नहीं करते कि महाराष्ट्र सरकार मैंने कितनी तुड़वा दी और ये करवा दिया, वो करवा दिया। इंदिरा गांधी में साहस था कि उसने इमरजेंसी लगाने के बाद सारे काम किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो मतलब सारी एजेंसियों को अपने काबू में रखते हैं और सारे काम करा लेते हैं। यही तो एक सशक्त एडमिनिस्ट्रेटिव प्रधानमंत्री की पहचान है। इस बारे में मैं प्रधानमंत्री मोदी का, उनके भक्त भी इतने प्रशंसक नहीं होंगे जितना बड़ा प्रिंसेस फैन, कूलर जितना बड़ा एसी मैं हूं। सही बता रहा हूं भाई, कमाल का व्यक्ति है यार। हर आदमी को मैनेज करना जानता है। वो जानता है कि ये देश बेईमानों से भरा हुआ है, ये देश चोरों से भरा हुआ है। इसीलिए तो सबका साथ सबका विकास नारा दिया था। जी हां, इसीलिए जो सारे चोर हैं, रिश्वतखोर हैं, करप्टेड लोग हैं, वो सब तो मिले हुए हैं। इसी चक्कर में तो अदानी जो है 5 लाख से 19 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है। डीएचएल में घोटाला हो जाता है, कोई हराम सवाल नहीं करता। जी हां, लेकिन चलिए हम बात कर रहे थे, हम इरादे से भटकते नहीं है, बात कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी की। बड़ी बड़ी छांट रहे थे हमारे साहब, लेकिन जिसने भाषण तैयार किया बड़ा गलत तैयार किया। वो बोलने लगे कि साहब हर गांव में जो है बिजली पहुंच गई, सब कुछ पहुंच गया। लेकिन इंडिया के अंदर सवाल ये हो रहा है कि द्रौपदी मुर्मू 2002 में वहां पर मंत्री रहीं उड़ीसा सरकार में, वो अपने गांव तक ना तो बिजली पहुंचा पाई, ना सड़क पहुंचा पाई, ना पहुंची है आज तक नहीं पहुंची है द्रौपदी मुर्मू के गांव में। आप गूगल करके देख सकते हैं भक्तों,
देख लो, आज जो है उड़ीसा की नींद जागी है। और प्रधानमंत्री म्यूनिख में क्या दावा कर रहे हैं? अभी यार इतना झूठ मत बोला करो सजन रे, इतना झूठ मत बोलो जो किसी को ना पचे। जी हां, अब चलिए अब एक और बदनामी की बात कर देते हैं साहिब। विदेशों में कोई प्रधानमंत्री जाता है तो विदेशियों को आकर्षित करने के लिए, निवेश को आकर्षित करने के लिए कुछ ऐसी चीजें बोलता है जो कुछ उन्होंने बोली प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मैं उसको सलाम करता हूं, अच्छा बोला, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आवेश में या इस तरह से नहीं बोली जानी चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के। सही है, आपका विपक्ष और विपक्ष के साथ मतभेद हो सकता है, किसी के साथ मतभेद हो सकता है, सही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भावावेश में आकर के बोल जाना जो आपके हिंदुस्तान में किए गए दावे को झूठा ठहरा दे, वो क्या है? विदेशों में आप पर हंसी उड़ती है प्रधानमंत्री जी। मैं थोड़ा सा हंसी के मूड में इसलिए हूं कि आपको बुरा ना लगे, इसलिए आप पर टोंट कस रहा हूं और आपको टैग भी करूंगा प्रधानमंत्री जी कि आप कहां कहां गलत हो, आपके सलाहकार कितने गलत हैं और आप किस तरह से पूरे विदेशों में बदनाम हो रहे हो। आपकी छवि को सुधारा जाना चाहिए। आप एकमात्र ऐसे महापुरुष हो, आने वाले भविष्य में एक महापुरुष जिसको याद रखा जाएगा। आपके अंदर जो है रिस्क लेने की क्षमता है जो किसी प्रधानमंत्री के अंदर नहीं थी, वो आपकी क्वालिटी है। लेकिन ऐसा रिस्क भी मत लिया करो कि म्यूनिख में जाकर के आप ये बोलने लगो कि देश के 80 करोड़ लोगों को, भाइयों बहनों, मैं मुफ्त राशन दे रहा हूं। आपके इसी बयान में ये बात सामने आ जाती है पढ़े लिखे लोगों को, जो बाइडेन, जर्मनी के चांसलर, सब लोग एजुकेटेड हैं, कोई आर्मी से रिटायर है, कोई किसी से रिटायर है, हर एक को पता है आप बोल क्या रहे हो। सेंस ऑफ ह्यूमर सबका तेज है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि यानी आप बता रहे हो कि भुखमरी और बेरोजगारी से त्रस्त है हमारा देश। मतलब 125 करोड़ में आप 80 करोड़ को राशन मुफ्त बांट रहे हो। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं। और ये मीडिया के लोग जो हैं आपका दिमाग खराब किए हुए ये कहकर के हम आपकी छवि अच्छी बना लेंगे। लेकिन विदेशों में छवि क्या बन रही है? आपकी बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन विदेशों में रोना धोना अच्छी बात नहीं है प्रधानमंत्री जी। भारत अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो सवाल मेरा ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है? आपने एक शब्द बोला, भारत हजारों साल से, आपने हजारों साल का इस्तेमाल किया। हजारों साल में इसका मतलब आप मानते हो कि अंग्रेज रहे, मुगल रहे, सारे लोग रहे, सब डेमोक्रेटिक थे, जो राजा महाराजा रहे? अगर आप ऐसा मानते हो तो आज कश्मीर पर और मुसलमानों पर सवाल क्यों उठाते हो? उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान आज मजबूर क्यों दिखाई देते हैं? वहां चुनावों में मुसलमानों को वोट क्यों नहीं डालने दिया जाता? मुझे बताओ तो जरा हकीकत कि मैं तुम्हारी नजर से या तुम्हारे चश्मे से भारत माता को देखूं या गांधी के चश्मे से देखूं। संघ के लोग महात्मा गांधी पर आरोप लगाते हैं, वो जो थे औरतों के साथ रहते थे, इस तरह के मतलब पोस्टर आते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। आप देश में निवेश की बात करते हो और आप जो है 34,000 करोड़ रुपए लेकर के भाग गई कंपनी DHFL के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हो। राजनीतिक नेताओं के बारे में जानकारी रखते हो, किसी के बारे में नहीं रखते। या अजब गजब आलम है आपका। जिल्ले इलाही सलाम है आपको, जो आपके दरबार में बिछ गया उसके 100 गुना माफ, जो तुम्हारे खिलाफ बोला उस पर ईडी और आईडी। अरे यार ऐसा थोड़ी चलता है प्रधानमंत्री मोदी जी, सबको साथ लेके चलो ना यार। भ्रष्टाचारियों को साथ ले रखा है तो फिर आलोचना करने वालों को भी साथ लेके चलो। क्या बिगड़ जाएगा अगर मैंने मेरे खिलाफ बोलने वाले कुछ ले लिए? हो सकता है कि उनकी बातों से मेरा किरदार सुधर जाए। भाई DHFL की खबर मैंने केवल इसलिए डाली क्योंकि जब मीडिया ने नहीं बोला है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है उन देश के लोगों के लिए बोलने की, जो देश के लोग अपने अधिकारों के लिए नहीं निकल सकते सड़कों पर। क्या जरूरत है हम लोगों को? बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती हैं, आत्महत्या की हैं आज अग्निवीरों ने कई। क्यों बोलूं मैं?
क्यों बात करूं उन पर? क्योंकि इन्हीं लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताया है। मैं क्यों बोलूं मोदी साहब के खिलाफ, जिनको 135 करोड़ की जनता के 40% बहुमत ने राजा का खिताब नवाजा है? मैं क्यों बोलूं उन मुसलमानों के लिए जिनके रहते हुए वो अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते सड़कों पर? मैं क्यों बोलूं आजम खान के लिए? क्योंकि वो समझते हैं कि वो अलग हैं, वो भारतवासी नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हो? संघ की साजिश का शिकार होते हो मुसलमानों। ये देश जितना हमारा है उतना आपका है, और हमसे पहले आपका है। हमारे पास चॉइस नहीं थी कि हम पाकिस्तान जाएं, लेकिन आपके पास चॉइस थी कि आप पाकिस्तान जा सकते थे। लेकिन आपने अपने दिल से जनगण मन का जो था राष्ट्रगान चुना, आपने वंदे मातरम चुना, आपने सुभाष चंद्र बोस की सेना चुनी। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। सुभाष चंद्र बोस की सेना में भी मुसलमान थे, शिवाजी की सेना में भी मुसलमान थे, पृथ्वीराज की सेना में भी मुसलमान थे। यह सच कोई नहीं दिखाएगा। लेकिन मोदी जी बोल तो गए कि 1000 साल में 1000 साल पुराना मतलब हमारा लोकतंत्र है। चलिए मोदी जी, कभी कभी सच बोल दिया करो, अच्छी बात है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसा लगा वीडियो? यार वीडियो अच्छा लगा हो तो यार, ये मेरे अपने विचार हैं और थोड़े से प्रभावित हैं सोशल मीडिया से, तो इनको कोई मोदी जी दिल पे मत लेना यार।